नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विद्यापीठ नॉलेज यूनिवर्सिटी में स्वागत है। आज हम लोग एक्सपोजर नॉर्म्स इस टॉपिक पर बात करेंगे। यह टॉपिक IIBF मुंबई द्वारा आयोजित एग्जाम सर्टिफिकेट कोर्स ऑन KYC ML एंड कंप्लायंस इन बैंक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर आप बैंक प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तभी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या अगर आप सिंपली एक बैंकर हैं तो भी यह टॉपिक आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सपोजर नॉर्म्स। व्हाट इज़ नीड ऑफ एक्सपोजर नॉर्म्स? ज़रूरत क्या है एक्सपोजर नॉर्म्स की? फॉर बेटर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट एंड अवॉइडिंग कंसंट्रेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट एक्सपोजर एंड कंटेंट विद इन प्री डिटरमाइंड सीलिंग्स। ये बोल रहा है कि ये एक्सपोजर नॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। एक्सपोजर नॉर्म्स क्या है? जब भी एक बैंक जिसका काम क्रेडिट देना है, जिसका काम लोन देना है, ठीक है, तो वो सर्टेन सेक्शंस को लोन देता है। जैसे जो प्रायोरिटी सेक्टर है जो गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है, उसके अलावा भी वो सर्टेन सेक्टर्स को देता है, बट इसको समझते हैं थोड़ा प्रायोरिटी सेक्टर से। जैसे प्रायोरिटी सेक्टर में गवर्नमेंट ने तय कर दिया है कि बैंक को इस सेक्टर में, जैसे एग्रीकल्चर में, जैसे एजुकेशन में, जैसे हाउसिंग में, जैसे MSME में, तो इतना लोन देना है। उसी तरह से बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। तो अगर एक बैंक लोन देता है तो वो तय करता है कि वो किस सेक्टर में कितना लोन दे, किस सेक्टर में अपना कितना एक्सपोजर बढ़ाए, ताकि उसका जो क्रेडिट रिस्क है उसका मैनेजमेंट हो सके। इसका एनालिसिस करता है वो एक्सपोजर नॉर्म्स के अंतर्गत। तो एक्सपोजर नॉर्म्स की ज़रूरत क्यों होती है? क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट में अगर वो एक ही सेक्टर में बहुत सारा लोन दे दे, जैसे मान लेते हैं एक ब्रांच है वो सिर्फ KCC करता है और बाकी कोई लोन नहीं करता है, और किसी भी वजह से बाढ़ आ जाए या फसल खराब हो जाए, तो उसका क्या होगा? उस ब्रांच का पूरा पोर्टफोलियो एक बार में, जो क्रेडिट का पोर्टफोलियो है, वो एक बार में NPA हो जाएगा। तो वहाँ पे क्रेडिट रिस्क आ जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को संभालने के लिए, इसी चीज़ का मैनेजमेंट करने के लिए ये ज़रूरी है कि बैंक ये तय करे कि उसको किस किस सेक्टर में कितना कितना एक्सपोजर, क्रेडिट एक्सपोजर रखना है, ठीक है। और इससे क्या होगा? कंसंट्रेशन अवॉइड होगा, ठीक है। एक ही सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोन नहीं करेगा बैंक, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं। इतना कहने के बाद अब मैं इसको फिर से पढ़ता हूँ। व्हाट इज नीड ऑफ एक्सपोजर नॉर्म्स? फॉर बेटर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट एंड अवॉइडिंग कंसंट्रेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क, ठीक है, क्रेडिट एक्सपोजर आर कंटेंट विद इन प्री डिटरमाइंड सीलिंग्स, ठीक है। आई होप अब क्लियर होगा आप लोगों को। क्रेडिट एक्सपोजर सीलिंग्स आर प्रिस्क्राइब बाय द रेगुलेटर। जैसा मैंने कहा अभी कि गवर्नमेंट तय करती है या RBI तय करता है कि आपको इतना ही इस सेक्टर में, पर्टिकुलर सेक्टर में इतना एक्सपोजर रखना है, ठीक है। तो वही लाइन है यहाँ कि सर्टेन एक्सपोजर सीलिंग्स, सर्टेन कुछ जो तय किए जाते हैं वो रेगुलेटर के द्वारा तय किए जाते हैं और कुछ बैंक के खुद के द्वारा तय किए जाते हैं, वाइल अदर्स आर डिटरमाइंड बाय द बैंक इटसेल्फ। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक्सपोजर नॉर्म्स आर प्रिस्क्राइब बाय फर्स्ट रेगुलेटर, सेकंड बैंक इटसेल्फ, थर्ड आइदर बैंक एंड रेगुलेटर, फोर्थ रेगुलेटर एंड बैंक बोथ। तो आपका आंसर होगा रेगुलेटर एंड बैंक बोथ, ठीक है, क्योंकि सर्टेन एक्सपोजर सीलिंग्स आर प्रिस्क्राइब बाय द रेगुलेटर व्हाइल अदर्स आर डिटरमाइंड बाय द बैंक इटसेल्फ। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। रेगुलेटरी सीलिंग्स कैन नॉट बी ब्रीच्ड। जो सीलिंग्स रेगुलेटर के द्वारा तय की गई है उसको बैंक ब्रीच नहीं कर सकता, ठीक है। वेयर एज द इंटरनल सीलिंग्स कैन बी चेंज्ड बाय द बैंक। लेकिन जो बैंक ने खुद सीलिंग बनाई है उसको बैंक चेंज कर सकता है, ठीक है। ए बैंक में फिक्स एन एक्सपोजर लिमिट लोअर देन रेगुलेटरी सीलिंग। ये समझिएगा, जैसे रेगुलेटर ने बोला कि आपको पर्टिकुलर सेक्टर में 40% लोन करना है, मतलब ये मैक्सिमम आप 40% ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। और बैंक चाहे कि उस सीलिंग को वो कम करके 35 रखना चाहे तो बैंक उसको रख सकता है कि हम 35 ही करेंगे, हम 40 भी नहीं करेंगे, हम 35 ही करेंगे। वो बोल रहा है कि मैक्स टू मैक्स आप 40 कर सकते हैं,
लेकिन बैंक अगर चाहे कि नहीं हम मैक्स टू मैक्स 35 ही करेंगे, तो वो उसके रेगुलेटरी सीलिंग के नीचे उसको रख सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। एक्सपोजर सीलिंग्स में बी फिक्स्ड ऑन मल्टीपल बेसिस, बिल्कुल सही है। एक्सपोजर सीलिंग्स कई तरीकों पे, कई पॉइंट्स पे फिक्स होते हैं। कैसे? बोरोअर, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बोरोअर, लोन प्रोडक्ट या ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग एक्सपोजर। एक्सपोजर इंक्लूड्स क्रेडिट एक्सपोजर। क्रेडिट एक्सपोजर में क्या क्या आएगा? फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड, फंडेड एंड नॉन फंडेड क्रेडिट लिमिट्स, एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर। दो चीज देखिएगा, ये है क्रेडिट एक्सपोजर जिसमें आ गया फंडेड एंड नॉन फंडेड क्रेडिट लिमिट्स, और दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर, इसमें क्या आ जाएगा? अंडर राइटिंग एंड सिमिलर कमिटमेंट्स। हायर ऑफ द सेंशन्ड लिमिट और आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज रेकॉर्ड फॉर एक्सपोजर। आप कहेंगे कि सेंशन लिमिट हम कैलकुलेट करें या आउटस्टैंडिंग लेजर बैलेंस को कैलकुलेट करें जब हम एक्सपोजर के बारे में बात करना चाहें किसी पर्टिकुलर अकाउंट का। मान लेते हैं एक पर्टिकुलर अकाउंट है जिसका सेंशन लिमिट 5 करोड़ है, लेकिन आज के रेट में इसका बैलेंस 4.5 करोड़ है। ठीक है, तो इसका जो एक्सपोजर होगा वो कहता है कि हायर ऑफ द सेंशन लिमिट या आउटस्टैंडिंग लिमिट, इसका जो भी हायर होगा वो कहलाएगा एक्सपोजर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक्सपोजर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर फर्म के लिए? ये हो जाएगा 5 करोड़। अगर यही बढ़ के 5.5 करोड़ हो जाए, ठीक है, तो इसका एक्सपोजर हो जाएगा 5.5 करोड़। ठीक है, फॉर लिमिट्स दैट आर फुली ड्रॉन एंड नॉट मोर ड्रॉल वुड बी परमिटेड, द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज कंसिडर्ड। क्रेडिट एक्सपोजर क्या क्या होता है ऊपर बताया, फिर से बता देते हैं। फंडेड एंड नॉन फंडेड। फंडेड का अर्थ हो गया टीएल, टर्म लोन, सीसी। ठीक है, नॉन फंडेड का अर्थ हो गया एलसी, बीजी, जहां पे अभी फंड नहीं दिया गया है लेकिन फ्यूचर में फंड देना पड़ सकता है, तो ये फिलहाल के लिए नॉन फंडेड, ये फंडेड। इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर में क्या क्या आता है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, पीएसयू बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, ये सारा आ जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर। और इस दोनों को मिला के तब ये टोटल में कहलाता है एक्सपोजर। ठीक है, लार्ज एक्सपोजर क्या होता है वो देखते हैं। द सम ऑफ ऑल एक्सपोजर्स वैल्यू ऑफ अ बैंक मेजर्ड एज स्पेसिफाइड to a counterparty or a group of connected counterparties is treated as a large exposure if it is equal to or above 10% of bank's eligible capital base. कैपिटल बेस, एलिजिबल कैपिटल बेस क्या हो जाएगा? ये टीयर 1 कैपिटल बेस हो जाएगा। ठीक है, बैंक के टीयर 1 कैपिटल बेस का 10% इक्वल्स या अबव अगर किसी को दिया गया है एक्सपोजर, तो उस एक्सपोजर को लार्ज एक्सपोजर कहा जाएगा। कितना? इक्वल टू और अबव 10% ऑफ बैंक्स एलिजिबल कैपिटल बेस, और ये एलिजिबल कैपिटल बेस होता है टीयर 1 कैपिटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कनेक्टेड काउंटर पार्टीज क्या होती है? ए ग्रुप ऑफ काउंटर पार्टीज विथ a specific relationship or dependencies such that were one of the counterparties to fail, all the counterparties would very likely to fail. कनेक्टेड काउंटर पार्टीज उनको कहेंगे जहां पे एक ग्रुप ऑफ काउंटर पार्टीज है, ग्रुप ऑफ कंपनीज है, जिन सभी के बीच में एक इंटरडिपेंडेंसी है। ठीक है, अगर एक फेल हुआ तो दूसरे के भी फेल होने के चांसेस हैं, तो उनको कनेक्टेड काउंटर पार्टीज कहेंगे। ए ग्रुप ऑफ दिस सॉर्ट रेफर्ड टू इन दिस फ्रेमवर्क एज अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पार्टीज एंड मस्ट बी ट्रीटेड एज सिंगल काउंटर पार्टी। जहां एक की नैया डूबने से सबकी नैया डूबने की आशंका हो तो उनको एक मानेंगे। इससे सिंपल टर्म्स में अगर आप समझें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे उनको एक सिंगल काउंटर पार्टीज माने जाएगा, भले ही वो ग्रुप ऑफ कंपनीज हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए बैंक शैल कंप्लाई विथ LEF norms at
टू लेवल्स। LEF का फुल फॉर्म क्या है, यहां देखिए, अभी बताया मैंने, लार्ज एक्सपोजर, ठीक है। एट टू लेवल्स, पहला कंसोलिडेटेड या ग्रुप 1 लेवल और दूसरा सोलो लेवल, ठीक है। एक्सपोजर नॉर्म्स डू नॉट कंटेन फॉलोइंग एक्सपोजर लिमिट्स। एक्सपोजर नॉर्म्स को काउंट करते वक्त या समझते वक्त हम लोग किस किस एक्सपोजर लिमिट को काउंट नहीं करते हैं। एक्सपोजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट व्हिच आर एलिजिबल फॉर 0% रिस्क वेट अंडर बेसल 3। जब आप बेसल देखेंगे तो बेसल में जो भी लोन, बेसल के अंतर्गत समझने के लिए जो भी लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया गया हो या स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया हो, वैसा लोन जिसके लिए उनका रिस्क वेट 0 माना गया हो, वो लोन एक्सपोजर लिमिट के अंतर्गत काउंट नहीं होता है एक्सपोजर नॉर्म्स कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अगर RBI को कोई एक्सपोजर है तो वो काउंट नहीं होगा एक्सपोजर नॉर्म्स काउंट करने के लिए। एक्सपोजर वेयर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर फुल्ली गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्सपोजर सिक्योर्ड बाय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंट्राडे इंटरबैंक एक्सपोजर, इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर, एक्सपोजर अंडर फूड क्रेडिट, डिपॉजिट अंडर RIDF ऑफ नबार्ड। ये RIDF में पैसा क्यों डालना पड़ता है, अगर अपने प्राइवेट सेक्टर पर है तो आपको याद होगा, प्राइवेट सेक्टर का टारगेट पूरा नहीं होता है तो RIDF में पैसा डालना पड़ता है, तो उसमें जो पैसा डाला उसको एक्सपोजर नॉर्म्स में काउंट नहीं करेंगे। एक्सपोजर टू फॉरेन सॉवरेंस और देयर सेंट्रल बैंक्स सब्जेक्ट टू अ 0% रिस्क वेट एज पर बेसल 3। वैसे एक्सपोजर्स जो विदेशों में दिए गए हैं या उनके सेंट्रल बैंक्स को दिए गए हैं, सब्जेक्ट टू उनका बेसल 3 में रिस्क वेट 0 रखा गया हो, उस एक्सपोजर को काउंट एक्सपोजर नॉर्म्स में नहीं करेंगे। बैंक्स क्लियरिंग एक्टिविटीज रिलेटेड एक्सपोजर टू क्वालिफाइंग सेंट्रल काउंटर पार्टीज QCCP, क्वालिफाइंग सेंट्रल काउंटर पार्टीज, तो इन सभी को हम लोग एक्सपोजर नॉर्म्स में काउंट नहीं करते हैं। लार्ज एक्सपोजर लिमिट, सिंगल काउंटर पार्टी के केस में अगर बात करें तो द सम ऑफ ऑल द एक्सपोजर्स वैल्यू ऑफ ए बैंक टू अ सिंगल काउंटर पार्टी मस्ट नॉट बी हायर देन 20% ऑफ द बैंक्स अवेलेबल एलिजिबल कैपिटल बेस। इसका अर्थ टियर 1 कैपिटल बेस। एट ऑल टाइम्स बोर्ड ऑफ बैंक्स में अलाउ एन एडिशनल 5% एक्सपोजर ऑफ द बैंक्स अवेलेबल एलिजिबल कैपिटल बेस, यानी सिंगल के केस में जो लिमिट होगा वो नॉट हायर देन 20% होगा, लेकिन बोर्ड इसमें 5% का एडिशनल दे सकता है, ठीक है। ग्रुप के केस में, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज के केस में मस्ट नॉट बी हायर देन 25% ऑफ बैंक्स अवेलेबल एलिजिबल कैपिटल बेस एट ऑल टाइम्स। हेयर एलिजिबल कैपिटल बेस क्या होगा, ये टियर 1 कैपिटल होगा, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, फुलफिलिंग द क्राइटेरिया डिफाइंड इन बेसल 3। आगे देखते हैं हम लोग। Any breach of the above large exposure limit shall be under exceptional conditions and shall be reported to RBI, DBS, CO immediately and rectified at the earliest, but not later than a period of 30 days from the date of breach। अगर आपने एक्सपोजर लिमिट से ज़्यादा किसी को लोन दिया है तो आपको ये RBI को बताना पड़ेगा इमीडिएटली, और जिस दिन ब्रीच हुआ उसके 30 दिनों के भीतर, 30 दिनों से ज़्यादा में नहीं बताना है, 30 दिनों मतलब 30 दिनों के अंदर बता देना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक का बटन दबा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं एक्सपोजर नॉर्म से रिलेटेड वो देख लेते हैं हम लोग।
Banks exposure to qualified central counterparty related to clearing activities would be exempted from the LE large exposure framework, ये ऊपर बताया. In case of non qualified central counterparties, exposures should be taken as a sum of both clearing exposure and non clearing exposure, and it will be subject to general large exposure limit of 25% of eligible capital base. Exposure to single NFCs up to 20% of eligible capital base. Exposure to connected NBFCs or या group of connected counterparties having NBFC in the group up to 25% of tier 1 capital. जो QCCP था वो एग्जाम्प्टेड है, नॉन QCCP अप टू 25%. ठीक है, NBFC सिंगल है 20% अप टू, और अगर कनेक्टेड NBFCs है या ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज हैविंग NBFC इन ग्रुप है तो 25%. ठीक है, एकदम सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं. रिपोर्टिंग इसकी क्या है देखते हैं. मंथली रिपोर्टिंग टू RBI, DBS, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन. Exempted exposures are also to be reported in this monthly report. रिपोर्टिंग कब होगी? मंथली होगी. कहाँ होगी? RBI के बैंकिंग सुपरविजन डिवीजन को होगी. ठीक है, और जो एग्जम्प्टेड एक्सपोजर है उसकी भी रिपोर्टिंग होगी. क्रेडिट एक्सपोजर टू इंडस्ट्री एंड सर्टेन सेक्टर्स देखते हैं हम लोग. एक्सपोजर्स टू लीजिंग और हायर परचेज or factoring services. The exposure to each of these activities should not exceed 10% of the total advance. कितना? 10%. इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Exposure to Indian joint ventures, wholly owned subsidiaries abroad and overseas, step down subsidiaries of the subsidiaries of Indian corporates. यहाँ पे क्या है वो देखते हैं. Exposure limit of credit and non-credit facilities, that is letter of credit and BG, to Indian joint ventures या wholly owned subsidiaries abroad and step down subsidiaries which are wholly owned by the overseas subsidiary of Indian corporates, and buyers credit acceptance finance to overseas parties for facilitating export of goods and services from India is 20% of banks unimpaired कैपिटल फंड्स. तो जो इंडियन जॉइंट वेंचर्स होगा या होली ओन सब्सिडीज होगा अब्रॉड में या ओवरसीज में, उसके केस में भी ये 20% ही रहेगा. एक्सपोजर टू कैपिटल मार्केट. एग्रीगेट एक्सपोजर of a bank to the capital market in all forms, both fund based and non fund based. ये 40% है. 40% of the net worth of the bank as on 31st March of previous year. कैपिटल मार्केट में कितना जाएगा? 40%. ठीक है. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल एक्सपोजर टू वेंचर कैपिटल फंड्स VCFs, बोथ रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड, ये है 20%. ठीक है. बैंक्स में अडॉप्ट लोअर लिमिट दैट देन दोज स्टेटेड अबव इफ दे डिजायर. जैसे बताया, ये स्टैट्यूटरी अगर है तो इसे नीचे आप रख सकते हैं. स्टैट्यूटरी लिमिट ऑन शेयर होल्डिंग इन अ कंपनीज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, आप इसको अच्छे से समझ के देखिए. No banking company shall hold shares in any company, whether as pledgee, mortgagee, or absolute owner of an amount exceeding 30% of paid up share capital of the company, or यहाँ पे और है 30% of its own paid up share capital and reverse whichever is less. तो इस केस में याद रखना है 30% शेयर होल्डिंग ऑफ स्टैट्यूटरी लिमिट ऑन शेयर होल्डिंग इन कंपनीज. कोई भी बैंकिंग कंपनी किसी दूसरे कंपनी का शेयर होल्डिंग 30% से ज़्यादा नहीं कर सकती.
ये एग्जाम में बार बार आता है। शेयर होल्ड इन डीमेट फॉर्म्स शुड also be included for the purpose of determining the exposure limit. This is an aggregate holding limit for each company. जितनी कंपनी उसका 30% से ज़्यादा नहीं कर सकते, फॉर्म डीमेट में हो या फिजिकल फॉर्म में हो, ठीक है। जो शेयर्स हैं वो दोनों काउंट होंगे। Prudential limit on intra-group exposures. Intra-group exposures limit for banks in terms of paid-up capital and reserves have been prescribed by RBI as under. Single group entity exposure इस केस में फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनीज एंड अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज के लिए केस में 5% और फॉर रेगुलेटेड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के केस में 10%। एग्रीगेट ग्रुप एक्सपोजर की बात करें तो फॉर ऑल नॉन फाइनेंशियल कंपनीज एंड अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज टेकन टुगेदर 10% और फॉर ऑल ग्रुप एंटिटीज फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल टेकन टुगेदर इज 20%। आगे देखते हैं हम लोग financing of equities and investment in shares. Facilities to individual क्या है? Advance against shares to individuals, the norms for loan to individuals against security of shares, convertible bonds, convertible debentures and unit of equity oriented mutual funds are as follows. Limit on loan amount, कितना आप लोन दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगेन इसको नोट कर लीजिए, रट लीजिए, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है यहां से। लिमिट ऑन लोन अमाउंट क्या है? लोन्स टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, नॉट पर्टिकुलर बैंक, इंडिविजुअल्स फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम अगेंस्ट सिक्योरिटीज इन फिजिकल फॉर्म 10 लाख, डीमेट फॉर्म 20 लाख, ये आता है। और ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला कि ये फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम है, किसी पर्टिकुलर बैंक से नहीं है, आपको जो पैसेज देगा उसमें यहाँ पे फंसाएगा आपको। दूसरा, इसका वैल्यू पलट देगा, फिजिकल फॉर्म का 20 दे देगा, डीमेट का 10 दे देगा। कंफ्यूज मत होइएगा, फिजिकल में 10 है, डीमेट में 20 है, ठीक है। इस केस में मार्जिन क्या है? मिनिमम मार्जिन रिक्वायर्ड ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज इज एज फॉलोज। ऑन इक्विटी शेयर्स या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इन फिजिकल फॉर्म 50% का मार्जिन, ऑन इक्विटी शेयर्स कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म या डीमेट फॉर्म, इसमें 25% का मार्जिन, ठीक है। ए बैंक में स्टिपुलेट हायर मार्जिन एट इट्स चॉइस, ठीक है। आईपीओज के बारे में जानते हैं हम लोग थोड़ा। फिनांसिंग ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, आईपीओज। बैंक्स में ग्रांट एडवांस टू इंडिविजुअल्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज ऑफ शेयर्स, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एंड पीएसयू बॉन्ड्स फॉर सब्सक्राइबिंग टू आईपीओज इंक्लूडिंग फॉलो on public offers, FPOs. Limit on loan amount. Loan to individual from the banking system should not exceed rupees 10 lakh. Restrictions क्या क्या है? The following restrictions apply on bank credit for subscribing to IPOs. The corporate should not be extended credit for investment in other companies' IPOs, and banks should not finance to the NBFCs for further lending टू इंडिविजुअल्स फॉर आईपीओज। आगे देखते हैं दोस्तों, केवाईसी, एएमएल एंड कंप्लायंस इन बैंक्स, इस टॉपिक पे वीडियो बहुत सारे उपलब्ध हैं इस चैनल पे। आप चाहें तो ये प्लेलिस्ट सेलेक्ट कर लीजिए और प्लेलिस्ट सेलेक्ट करके सारे वीडियोज आप एक साथ देख सकते हैं उसको, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। बैंक फिनांस टू असिस्ट एम्प्लॉयज टू बाय शेयर ऑफ देयर ओन कंपनीज। जैसे अभी कुछ दिनों पहले जो भी नेशनलाइज्ड बैंक के एम्प्लॉय होंगे उनको पता होगा कि उनके बैंक में शेयर खरीदने के लिए ये एम्प्लॉय को शेयर खरीदने का ऑप्शन आया था, ठीक है। तो उस केस के बारे में जो रिस्ट्रिक्शंस है वो बता रहे हैं। बैंक्स में एक्सटेंड फिनांस टू एम्प्लॉयज फॉर परचेजिंग शेयर्स ऑफ देयर ओन कंपनी अंडर ESPS या ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान।
या रिजर्व बाय द वे ऑफ एम्प्लॉइज कोटा अंडर IPO। इस केस में द फाइनेंस कैन बी द एक्सटेंट ऑफ 90% ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ द शेयर और ₹20 लाख whichever इज लोअर। ये इंपॉर्टेंट है। अगर बैंक लोन दे रहा है कि शेयर खरीदो तो उसमें टू द अप टू 90% ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ द शेयर या ₹20 लाख whichever इज लोअर होगा, इतना ही दे सकते हैं। आगे देखते हैं एडवांस अगेंस्ट यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अमाउंट ऑफ एडवांस वुड बी लिंक्ड टू द नेट एसेट वैल्यू NAV या रीपर्चेज प्राइस और मार्केट वैल्यू whichever इज लेस। एडवांस अगेंस्ट शेयर्स टू स्टॉक ब्रोकर्स एंड मार्केट makers. Banks can provide credit facilities to stock brokers and market makers as per their commercial judgment within their board approved policy framework. Banks should not extend credit facilities directly or indirectly to the stock brokers for arbitrage operations in stock exchange. Other restrictions for share debentures related loans क्या क्या हैं देख लेते हैं हम लोग। Banks or their subsidiaries are not permitted to extend any safety net facilities that provides buyback facilities in respect of issue of share या debentures at any time during a stipulated period at a price determined at the time of issue irrespective of prevailing market price. In some cases, the issuer provide buyback facilities to original investor up to ₹40,000 in respect of non-convertible debentures after a lock-in period of 1 year to provide liquidity to the debentures issued by them. ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से आपका एक्सपोजर नॉर्म्स का जो चैप्टर था वो खत्म हुआ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में।